हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। और ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है, वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे कौन से एनिमल्स होंगे जिन्हें हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे? वो एनिमल जिनके पास कोई और जीन प्रेजेंट हो। जैसे कि हमने जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था तब हमने देखा था एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर किसी और स्पीसीज से कोई और जीन लाके एक वेक्टर के थ्रू हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये फाइनली जो बैक्टीरिया हुआ, इसके पास किसी और स्पीसीज़ का जीन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो चुका है अभी, राइट। तो उसी तरह से वो एनिमल्स जिनके पास उनके जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उन डीएनए में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस किया होता है और कोई एक्स्ट्रा जीन को उन एनिमल्स में एक्सप्रेस होने के लिए दिया जाता है, उन एनिमल्स को हम बोल देंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप देखोगे मोस्टली ये माइस होते हैं। और क्यों ये होते हैं इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा। काओ ट्रांसजेनिक होते हैं, बहुत सारे मंकी को ट्रांसजेनिक बनाया गया है सो दैट कि हम बहुत सारा स्टडी कर सकें वैक्सीन्स का, ओके, ड्रग का स्टडी हो सके। उसके बाद माइस है और भी कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका यूज़ क्या है, हम क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना रहे हैं। सबसे पहला है, कोई भी डिज़ीज़ का स्टडी अगर हमें करना है या फिर कोई भी जीन का अगर हमें स्टडी करना है तो हमें एक इंडिविजुअल चाहिए उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए। मान लो एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास, उसके एक जीन ऐसा है जिसका हमें स्टडी करना है कि वो जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है। अगर उस जीन को म्यूटेट हम लोग कर दिए तो फिर फाइनली वो क्या बनाने लगेगा, ओके, क्या इफ़ेक्ट होने लगेगा उस इंडिविजुअल में। तो ये सब का स्टडी हमें करने की ज़रूरत है सो दैट कि हम उस जीन का प्रॉपर स्टडी कर सकें और उससे जो भी एंजाइम या फिर जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसका हम अच्छे से यूज़ कर सकें, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम समझ सकें। तो उसके लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक ह्यूमन को हमने लिया और उसी को म्यूटेट करने लगे और उस जिन का स्टडी करने लगे। हम ऐसा नहीं करते, हम कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ओके। कुछ एनिमल्स को हम लेते हैं और उन एनिमल्स में जो ह्यूमन का जीन है जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं, उस जीन को उस एनिमल में इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद अब ये जो एनिमल बन गया ये ट्रांसजेनिक एनिमल हो चुका है, जिसके पास कि ह्यूमन का वो जीन भी प्रेजेंट है। अब वो जीन क्या करेगा, इस इंडिविजुअल, इस ऑर्गेनिज्म में अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेगा और हम अच्छे से उसका स्टडी कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिज्म में हम म्यूटेशन कर सकते हैं, राइट, और प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी जीन का अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना है, डेवलपमेंट समझना है कि वो पर्टिकुलर जीन क्या काम कर रहा है बॉडी में, तो वो सारा कुछ हम ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टडी ऑफ डिजीज़। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, तो उन डिज़ीज़ का स्टडी भी हम कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर का स्टडी हो सकता है, सिस्टिक फिब्रोसिस का स्टडी हो सकता है, मतलब कैंसर किस तरह से डेवलप हो रहा है बॉडी में, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से स्टडी कर सकते हैं। थर्ड ये है कि प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हम जानते हैं जब हम किसी जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं वेक्टर के थ्रू, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता रहता है। वो जिस जीन को हमने मैनिपुलेट किया है, जिस जीन को हमने ट्रांसफ़र किया है वेक्टर में, वो जीन उस प्रोडक्ट जो उस जीन सिंथेसिस कर सकता है उसको सिंथेसाइज करने लग जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएंगे। सच एज बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया था, जैसे कि इंसुलिन। हमें मान लो इंसुलिन चाहिए तो हमने ई कोली बैक्टीरिया को लिया, उसमें ह्यूमन इंसुलिन के जीन को वहाँ पे वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र किया और फाइनली जो ई कोली सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लग गए थे, राइट। फोर्थ पॉइंट ये है टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी। जब भी किसी वैक्सीन का फॉर्मेशन होता है तब हम सबसे पहले उसका सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं। सेफ्टी ऐसा तो नहीं है कि जब कोई वैक्सीन बनेगा, अब जैसे कोरोना का वैक्सीन चल रहा है बनाना, राइट, तो अब मान लो कोरोना का वैक्सीन बन गया, बनने के बाद ऐसा तो नहीं है उसको ट्राई करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है इमीडिएटली हम मार्केट में डाल देंगे, राइट। तो ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम ह्यूमन को नहीं लेते हैं, पहले
किसी ऐसे एनिमल्स को हम लेंगे जिनके पास वो सारे कॉमन सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट हो ह्यूमन में और उस एनिमल में, सो दैट कि सबसे पहले हम ये देखें कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखा तो हम उसको फिर से रीमॉडल करेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट ये है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग और टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। कोई भी ड्रग होता है, कोई भी मेडिसिन बनता है, सबसे पहले उसका सेफ्टी टेस्टिंग किया जाता है, तो ये भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हेल्प से कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रीफली मैंने बताया, अभी एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल्स के साथ देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट किस तरह से स्टडी हो सकता है। सबसे पहली बात ये है, जब भी हम किसी ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन करते हैं, अब मान लो ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक माइस को एज्यूम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आसान होगा। एज्यूम करो ये एक माइस है। ओके, इस माइस के अंदर हमने एक ऐसा जीन को डाल दिया, ये ट्रांसजेनिक माइस बना दिया हमने इसको। ट्रांसजेनिक माइस मतलब इसके पास कुछ और जीन है। कौन सा जीन है? वो जीन जो कि ह्यूमन में किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कर रहा है। अब ये जीन को हमने माइस के अंदर डाल दिया है और हम चाहते हैं इस जीन का स्टडी करना कि ये जीन कौन सा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे में ये इन्वॉल्व हो रहा है, कहाँ कहाँ डिग्रेडेशन कर रहा है, ये सारा कुछ स्टडी हम इसी माइस के ऊपर करेंगे। जैसे कि ये जीन से जैसे ही एक प्रोडक्ट का सिंथेसिस हुआ, हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू उस माइस को कुछ और रेगुलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उस एंजाइम को एनहांस करेगा या फिर उसको कम करेगा अपने काम करने के लिए, राइट। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट्स जो होता है ट्रांसजेनिक एनिमल में होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया एक जीन को लेकर के, इसी तरह से हम स्टडी कर सकते हैं कि कोई एक जीन किस तरह से रेगुलेट हो रहा है उसके बॉडी में, राइट। मतलब कैसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस जीन को सिंथेसाइज होने के लिए हेल्प कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीन सिंथेसाइज होने के लिए रोक रहे हैं, ये सारा स्टडी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये क्या होता है? ग्रोथ फैक्टर नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऐसा एक फैक्टर होगा, एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा जो कि ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। तो ये जो ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, इसका हम स्टडी कैसे कर सकते हैं कि ये फैक्टर को और कौन सा चीज़ है जो फेवर कर रहा है, ऐसे कौन कौन से और प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल में प्रेजेंट हैं जो कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, रेगुलेशन का मतलब आइदर वो उसको एनहांस करते हैं उसके सिंथेसिस को, या फिर उसके जो सिंथेसिस है उसको कम कर सकते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ओके, इसका स्टडी हमने एक ट्रांसजेनिक एनिमल के हेल्प से किया था। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ डेफिनेशन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ डिजीज़। डिजीज़ का स्टडी हम कैसे कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से डिजीज़ हैं जिससे कि स्टडी किया जा चुका है और करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, अगेन ट्रांसजेनिक माइस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे भी मान लो ये एक माइस है, सॉरी फॉर माई डायग्राम, जस्ट एज्यूम कर देना इसको। ओके, तो ये माइस है और इस माइस में मान लो हमें देखना है कि ये जो कैंसर हैं ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी में किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से प्रोटीन हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस माइस को म्यूटेट करके हम सबसे पहले इसमें कैंसर डेवलप कराएंगे। ओके, और डेवलप करने के बाद अब क्या करेंगे, हम डेवलप करने के बाद इसमें हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लो इस पर्टिकुलर माइस में हमने कैंसर डेवलप कर दिया और मान लेते हैं लंग कैंसर डेवलप कर दिया। ओके, तो लंग कैंसर डेवलप करने के बाद हम किसी ड्रग को, कोई भी मेडिसिन जो लैब में हमने प्रिपेयर किया, उसका इफ़ेक्ट इसमें देख सकते हैं, राइट, कि कितना कंसंट्रेशन उस ड्रग का दें जिसके वजह से कि ये माइस सर्वाइव कर सकता है, इसका जो कैंसर है वो स्प्रेडिंग जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। इस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ का जो फिजियोलॉजी है, किस तरह से वो डिजीज़ ऑपरेट हो रहा है बॉडी में, किस तरह से उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, वो सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। ऐसे कैंसर के साथ साथ और भी कई सारे डिजीज़ हैं जिनका स्टडी होता है, जिसका कि मॉडल बनाया गया है दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल को। जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस एक डिजीज़ है, ये भी लंग का एक डिजीज़ होता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप लोग अच्छे से जानते हो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। उसके बाद एल्जाइमर्स, इनके लिए हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं। हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के थ्रू इस डिजीज़ का जो फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, वो सारा स्टडी कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई भी डिजीज़ हो, ओके, ट्रीटमेंट के लिए, उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, मान लो कोई डिज़ीज़ है अभी, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जैसे कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए। अब अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन को अगर आप लैब में प्रोड्यूस करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, प्लस इसका जो भी हमें क्वांटिटी मिलेगा वो भी काफ़ी कम अमाउंट में मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से कि ये जो प्रोडक्ट है ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके। जैसे कि हमने बायोरिएक्टर के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि बायोरिएक्टर का काम क्या होता है, उसमें हम एक बड़ा सा वेसल लेते हैं और उसमें ग्रो करते हैं हम बैक्टीरियाज़ को या फिर जो भी होस्ट सेल हो, और वो होस्ट सेल फाइनली हमें कुछ प्रोडक्ट देते हैं। इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को लिया, बड़े एनिमल्स का भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि काऊ। हम आगे चल के देखेंगे कि काऊ का किस तरह से यूज़ हो सकता है एज ए ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने देखा कि ह्यूमन प्रोटीन, जैसे कि अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एक ह्यूमन प्रोटीन है और ये एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में यूज़ होता है, इसका प्रोडक्शन हम ट्रांसजेनिक एनिमल के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट एम्फाइसीमा से उसमें जिनको एम्फाइसीमा है उनमें अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन एज ए ट्रीटमेंट मेथड हम दे सकते हैं। और भी कई सारे डिज़ीज़ होते हैं जिनका ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस डिज़ीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते हो। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं, और वो प्रोटीन हम यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जिससे कि बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं ट्रांसजेनिक काऊ के बारे में। ट्रांसजेनिक काऊ हमने क्यों बनाया, इसका मतलब ट्रांसजेनिक काऊ, एक काऊ जिसमें कि कोई दूसरा एक जीन हमने डाल के रखा है। ये दूसरा जीन कौन सा जीन होता है, ये ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन जीन है। मतलब एक ऐसा जीन जो कि लेक्ट एल्बुमिन का प्रोडक्शन कर रहा है। ये एक प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन है, ओके, जो कि इन्फेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड ज़्यादा करता है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो ट्रांसजेनिक काऊ है, इस काऊ के अंदर लेक्ट एल्बुमिन जीन को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब ये काऊ कैसा बन गया, ट्रांसजेनिक काऊ हो चुका है, और इस काऊ के अंदर ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा। जैसे ही ये काऊ मिल्क प्रोडक्शन करेगा, उसके मिल्क में अभी लेक्ट एल्बुमिन आ जाएगा, ओके, रिच होगा, लेक्ट एल्बुमिन से रिच होगा उसका मिल्क। तो नॉर्मल काऊ के कंपैरेटिवली इस काऊ में ह्यूमन प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इस काऊ के मिल्क को ह्यूमन बेबी जो इन्फेंट्स होते हैं वो कंज्यूम करेंगे, तो एज़ कम्पेयर टू दूसरे काऊ का मिल्क वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, न्यूट्रिशियस होगा उनके लिए। और यहाँ पे एक अमाउंट भी लिखा हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, 24 ग्राम पर लीटर। मतलब ये जो ट्रांसजेनिक काऊ हमने बनाया, इनके 1 लीटर मिल्क में 24 ग्राम्स ह्यूमन लेक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, प्रोटीनेशियस होता है काफ़ी ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक एनिमल को किस तरह से हम स्टडी करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो माइस होते हैं। यहाँ पे भी पोलियो वैक्सीन का सेफ्टी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया था। मतलब एक ऐसा माइस, ओके, एक ऐसा माइस मान लो जिसे कि हमने क्या किया, ह्यूमंस के कुछ जीन वहाँ पे इंजेक्ट कर दिए और उसमें पोलियो वैक्सीन उनमें इंजेक्ट किया। उसके बाद हमने वहाँ पे सेफ्टी मेजर चेक किए, मतलब कितना अमाउंट ऑफ पोलियो वैक्सीन चाहिए उस माइस को सरवाइव करने के लिए, या फिर वो पोलियो वैक्सीन माइस के अंदर जाने के बाद कौन कौन सा इफेक्ट करता है। ये सारा वैक्सीन का जो स्टडी है ये ट्रांसजेनिक माइस यूज़ करके हम कर सकते हैं। अगर ट्रांसजेनिक माइस में टेस्टिंग पॉजिटिव आया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आया, मतलब यहाँ पे सारा कुछ सही चल रहा है ट्रांसजेनिक माइस के अंदर, तो फर्दर हम दूसरे इंडिविजुअल में, दूसरे स्पीसीज़ में स्टडी करते हैं। माइस के बाद जनरली मंकी पे लाया जाता है। मतलब माइस में अगर कोई स्टडी पॉजिटिव आया तो उसके बाद वो पर्टिकुलर वैक्सीन का स्टडी मंकी में किया जाता है। इमीडिएटली हम ह्यूमन पे स्टडी नहीं करते हैं, ओके। फर्दर धीरे धीरे करके एक एक स्टेज जाने के बाद फाइनल स्टेज में हम ह्यूमंस पे वैक्सीन सेफ्टी का टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग।
कोई भी केमिकल हमने बनाया, कोई भी ड्रग हमने बनाया, कोई मेडिसिन बनाया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल अगर उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए, कोई ड्रग के लिए सेंसिटिव है, तो वो किस तरह से उस ड्रग को अपने बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस अगेन यूज़ हो सकता है, या फिर दूसरे ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे कि मंकी भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं माइस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये एक माइस है, ट्रांसजेनिक माइस है, जिसमें कि हमने एक ऐसा जीन को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जो कि उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए या जो मेडिसिन के लिए ये सेंसिटिव बना देगा। सेंसिटिव बना देगा मतलब अगर हम इस ड्रग को इस माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये माइस के अंदर रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये सेंसिटिव होगा उसके लिए, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये जीन। ओके, तो उससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं, इससे ये देख सकते हैं कि अगर इस ड्रग को हम किसी ऐसे इंडिविजुअल में डालें जो इस पर्टिकुलर केमिकल के लिए सेंसिटिव हो, तो उसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट आ सकता है। ड्रग इस माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद हम इसका फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, जैसे कि इनमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, इनमें मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है। ओके, मेटाबॉलिज्म इनका हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, मान लेते हैं। ओके, इस तरह से कई सारे टेस्टिंग्स जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे किया जा सकता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार इसका ब्रीफ ओवरव्यू हम देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको हम लोग क्यों बनाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को वैक्सीन सेफ्टी के लिए बना सकते हैं, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए बनाया जा सकता है, राइट। उसके बाद केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी बनाया जा सकता है, राइट। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी बनाया जा सकता है, और जो वैक्सीन टेस्टिंग है या फिर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स कर सकते हैं। तो होप कि आपको अभी तक ये पता चल गया होगा, आपकी क्लियर हो चुका होगा कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और ये किस तरह से हमारे साइंटिफिक रिसर्च में अच्छे से यूज़ हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।